हेलो चैंपियंस, मैं हूं अश्वनी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी बाय अश्वनी पर। बेसिक मैथ खत्म हो चुका है। आज से स्टार्ट होने जा रहा है वेक्टर। अब से डेली एक लेक्चर आपके क्लास 11th के कोर्स का आएगा और एक लेक्चर आपके क्लास 12th के कोर्स का आएगा। वेक्टर का आज है लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वेक्टर का इंट्रोडक्शन, रिप्रेजेंटेशन, उसके टाइप्स और वेक्टर एडिशन लॉ। इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें से इंट्रोडक्शन तो डिफिनेशन से रिलेटेड होगा। बाकी ये तीनों पॉइंट्स, विश्वास करिए, बाकी ये तीनों पॉइंट्स काफ़ी थ्योरेटिकल हैं, काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग इसमें चाहिए, नहीं तो आप कई सारे क्वेश्चन जो है वेक्टर के नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। तो फिजिकल क्वांटिटी होती है दो टाइप्स की। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की होती है। एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, यानी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है तो ये फॉलो करता है कैसे एडिशन लॉ को? सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन लॉ को। सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन लॉ को ये फॉलो करता है। सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन लॉ, ठीक है। अच्छा, ये एल्जेब्रिक लॉ होता क्या है? एल्जेब्रिक लॉ का मतलब कि अगर 2 प्लस मैं 3 करूं तो ये 5 आएगा, 10 प्लस 2 करूं तो ये 12 आएगा, ठीक ना, सिंपल सा। लेकिन वेक्टर में जरूरी नहीं है कि 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 आए, 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 आए, ठीक ना। 2 प्लस 3 की वैल्यू जो होगी मैक्सिमम वो 5 हो सकती है, मिनिमम -1 हो सकती है, और इनके बीच की भी कोई वैल्यू आ सकती है, ठीक। तो स्केलर जो क्वांटिटी होती है वो तो सिंपल एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो करती है, लेकिन वेक्टर सिंपल एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करता है। आई बात समझ में? ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं स्केलर की। ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपका वेक्टर क्वांटिटी भी होता है, लेकिन इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो मैग्नीट्यूड का कम या अधिक बताएगा, क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड का कम या अधिक, कम या ज्यादा कौन बताएगा? प्लस माइनस जो साइन है, ठीक। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास दोनों चीज होती है। दोनों चीज का मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, यानी कि विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और ये फॉलो करता है किस लॉ को? ये फॉलो करता है किस लॉ को? फॉलो ट्रायंगल लॉ, फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ऑफ एडिशन, ठीक है। ये ट्रायंगल लॉ होता क्या है एडिशन का, इसको हम लोग आगे बात करेंगे इस पे, ठीक। जितने भी वेक्टर लॉ को ऐड करने के लिए चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं वो ट्रायंगल लॉ से ही निकल कर आती हैं। एडिशन के लिए आप सिर्फ ट्रायंगल लॉ ही नहीं पढ़ते हैं, ट्रायंगल लॉ के साथ साथ पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ते हैं, पॉलीगॉन लॉ भी पढ़ते हैं, लेकिन सबसे फेमस जो लॉ है वो है कौन सा? ट्रायंगल लॉ। क्योंकि ट्रायंगल लॉ के जैसा ही है पैरेललोग्राम, ठीक। और यूं कहें तो ट्रायंगल लॉ से ही बना है आपका पैरेललोग्राम, इसी से मिलता जुलता वो आपका लॉ है। अच्छा, इट कैन बी आल्सो, यह भी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। इट कैन बी आल्सो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा वो मैग्नीट्यूड का कम ज़्यादा नहीं बल्कि डायरेक्शन चेंज बताएगा। क्या बताएगा? डायरेक्शन चेंज। यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड का कम या ज़्यादा हो रहा था वो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से आ रहा था, यहाँ पर डायरेक्शन जो चेंज होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से आएगी, ठीक है। आगे, रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है पोलर फॉर्म और एक होता है कार्टेशियन फॉर्म। एक होता है पोलर फॉर्म और एक होता है
कार्टेशियन फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, पोलर फॉर्म में सपोज करिए एक वेक्टर हम बना रहा हूँ, कुछ ये रहा, ठीक, ये एक्स एक्सिस से कुछ थीटा एंगल पर है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आर है। इस वेक्टर को हम डिनोट कर रहे हैं ओ ए से, किससे, ओ ए से। तो जो ये वेक्टर है ओ ए, जो वेक्टर है ओ ए, वो आर और थीटा के फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में आएगा, आर और थीटा के फॉर्म में आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको वेक्टर आर कह रहा हूँ, वेक्टर आर कह रहा हूँ, तो इस वेक्टर आर के दो कंपोनेंट भी बनेंगे। एक जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी कि इधर ये, इसको हम एक्स एक्सिस कह दे रहे हैं, और एक जो वाई एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट बनेगा उसको कहा जाता है वर्टिकल कंपोनेंट। एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट बनेगा उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो आर का एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा आर कॉस थीटा के फॉर्म में, आर कॉस थीटा के फॉर्म में। थीटा कॉस फॉर्म, कॉस के फॉर्म में क्यों आता है, क्योंकि देखिए बेस थीटा अगर ये है तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये काम करता है बेस का, और बेस आता है कॉस में, किस में आता है, कॉस में। इसी तरह से आर वाई की बात करें तो ये होगा आर साइन थीटा, ये क्या होगा, आर साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा के फॉर्म में। तो जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, वो है आपका cos थीटा के फॉर्म में, और जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट है जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आता है आपका साइन थीटा के फॉर्म में, ठीक है। आगे ये रहा पोलर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में तीन एक्सिस पाई जाती हैं, कितनी एक्सिस, तीन एक्सिस, ठीक। पहली एक्सिस की अगर हम बात करें तो वो होगी एक्स एक्सिस, दूसरी की बात करें ये हम होती है वाई एक्सिस, और तीसरी जो होती है, एक मिनट इसको थोड़ा सा कर देते हैं, जो तीसरी एक्सिस होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर के साइड होती है, ठीक है ना, पर सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर के साइड होती है। सपोज करें मैं इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर के साइड में होती है कौन, तीसरी एक्सिस होती है जो। लेकिन मैं बोर्ड के बाहर तो वो लाइन खींच नहीं सकता, इसलिए उसको शो करने के लिए एक तिरछी लाइन से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। ये तिरछी लाइन से हम लोग डिनोट कर देते हैं। इसमें एक को हम लोग इसको कह रहे हैं एक्स एक्सिस, ये आपका है वाई एक्सिस, और ये है आपका जेड एक्सिस। एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई जेड जो एक्सिस हैं ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तीनों एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। और इन तीनों के लिए, तीनों की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर लेते हैं। जैसे एक्स एक्सिस की ओर की जो डायरेक्शन है उसको, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आई कैप, वाई एक्सिस की ओर जो डायरेक्शन उसके लिए हम लोग यूज करते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस की ओर की जो डायरेक्शन उसके लिए हम लोग यूज करते हैं के कैप, ठीक है ना। ये क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहा जाता है। यानी हम लिख लेते हैं इसको कि आई कैप, जे कैप और जो के कैप है ये ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर एक दूसरे के, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहा जाता है इनको, ठीक है। अच्छा, अब अगर आई कैप, जे कैप, के कैप ये तीनों डायरेक्शन शो करने के लिए एक्स वाई जेड की, तो हम एक वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। सपोज करिए मैं एक वेक्टर कंसीडर कर रहा हूँ जो तीनों प्लेन में है, जो तीनों प्लेन में है, ठीक है ना। ये तीनों प्लेन में हमने मान लिया इसको, ये तीनों प्लेन में है। एक्स एक्सिस से इसका जो एंगल बन रहा है ये मान लेते हैं अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो इसका एंगल बन रहा है उसको हम मान लेते हैं बीटा, और जेड एक्सिस जो कि मैं तिरछा बना रहा हूँ, ठीक ना, एक मिनट, जेड एक्सिस जो कि मैं तिरछा बना रहा हूँ इसके साथ जो एंगल बना रहा है ये सपोज करिए गामा बना रहा है, क्या बना रहा है, गामा, अल्फा बीटा गामा। ये आपकी रही एक्स एक्सिस, ये आपकी रही वाई एक्सिस, और ये आपकी रही जेड एक्सिस। तो अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर है आपका वेक्टर ए, और वेक्टर ए जो है वो तीनों के फॉर्म में है। सपोज करिए ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ए जेड के कैप, तीनों के फॉर्म में है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से मेरी एक एक बात इंपॉर्टेंट है, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज पर न्यूमेरिकल बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे एक एक चीज पर, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो एक्स, ए एक्स है वो एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर ए का, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है किसमें, एक्स एक्सिस में। जो यहाँ पर ए वाई है वो वाई एक्सिस में मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का। जो ए जेड है वो जेड एक्सिस में मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, मैग्नीट्यूड ए एक्स मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर ए का, किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। ए वाई वाई एक्सिस में मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर ए का, और ए जेड
जेड एक्सिस में मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर ए का। आई बात समझ में, ठीक है। अब अगर हमें अल्फा बीटा गामा की अगर हमें वैल्यू निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू निकालनी होगी उसको कैसे निकाला जाएगा। तो जो अल्फा है उसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं कॉस की, किसकी हेल्प लेते हैं, कॉस की, जैसे कॉस अल्फा। अगर मैं अल्फा की बात करूं तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये होगा आपका बेस, और ये जो है वेक्टर वेक्टर ये आपका होता है हाइपोटेनस। ठीक है। तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, यानी कॉस थीटा इक्वल टू होता क्या है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस का जो काम करेगा वो एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड करेगा, एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड करेगा, और हाइपोटेनस का जो काम करेगा वो पूरे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड करेगा। ठीक है। तो ए एक्स इक्वल टू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को केवल और केवल ए से डिनोट किया जाता है, केवल और केवल किससे डिनोट किया जाता है, ए से। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। सपोज करिए कि एक वेक्टर है, वेक्टर ए, जो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप में है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे जो कि वेक्टर ए का मॉड ऑफ वेक्टर ए पढ़ते हैं या केवल और केवल ए से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। आई बस सुन में। एक और चीज, वेक्टर ए का, वेक्टर ए का जो डिनोशन है, डिनोट जिस तरह करते हैं वो दो तरीके से। एक तो ये रहा वेक्टर ए का, इसके अलावा ए के ऊपर अगर एक सिंगल लाइन भी खींच दी जाती है तो यह भी वेक्टर ए को ही शो करता है। और अगर कहीं प्रिंटेड फॉर्म में अगर आप बोल्ड लेटर में ए लिखा हुआ पाएं, बोल्ड लेटर का मतलब मोटा लेटर में, ठीक है, मोटा लेटर में अगर कभी आप ए लिखा हुआ पाएंगे, ठीक है, मोटा लेटर में अगर ए लिखा हुआ पाएंगे तो वो भी वेक्टर ए ही होता है, यानी कि ये तीनों के तीनों हैं वेक्टर ए। ये तीनों के तीनों को क्या पड़ जाएगा, वेक्टर ए। यानी बोल्ड लेटर में प्रिंटेड जो है ए वो भी वेक्टर ए पढ़ा जाएगा, एक लाइन सीधी खींच दी जाएगी ऊपर वो भी वेक्टर ए पढ़ा जाएगा, और एक तीर लगा दिया जाएगा, ठीक है, तो वो भी आपका वेक्टर ए ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं आइए। तो कॉस अल्फा इक्वल टू हमने देखा कि ए एक्स का मैग्नीट्यूड अपान मॉड ऑफ वेक्टर है, जिसको हम लोग केवल को ए से भी नोट किए हैं। ठीक, इसी तरह से कॉस बीटा, अगर हमें अल्फा चाहिए तो कॉस को उधर भेज देंगे, ठीक है ना, कॉस इनवर्स आ जाएगा तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, कॉस बीटा इक्वल टू अगर हम देखें तो वाई एक्सिस में ए का मैग्नीट्यूड और नीचे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वाई एक्सिस के मैग्नीट्यूड को ए वाई से तो डिनोट किया ही जा रहा है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को केवल और केवल ए से डिनोट किया जाएगा। इसी तरह से कॉस गामा इक्वल टू जेड एक्सिस में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग रखेंगे, यानी कि जेड एक्सिस में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और पूरा मैग्नीट्यूड ये रहा। आई बात समझ में। अगर मैं इन तीनों वैल्यूज का स्क्वायर करके ऐड करूं तो, यानी कि अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा अगर करूं तो क्या होगा, तो देखिए ऊपर आएगा ए एक्स का स्क्वायर, नीचे ए का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, नीचे ए का स्क्वायर, और ए जेड का स्क्वायर और नीचे ए का स्क्वायर। ठीक, यानी इसको सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है हमको, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, और नीचे आपका ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यानी कि एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना, ए स्क्वायर। अब बताइए जो इधर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस एट जेड स्क्वायर है, यहाँ से देखिए रूट को, यहाँ से देखिए अगर इस रूट को मैं इधर लेकर जाऊंगा तो स्क्वायर ही तो होगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके जगह पर जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर, नीचे भी है ए का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आने वाली है, 1। यानी एक चीज़ हमने देखा कि जो इसकी वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है। और ये आप याद रखेंगे, ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, एक और रिलेशन बता देते हैं यहीं पर हम आपको। अगर इसी कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बोलिए। इस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इस कॉस स्क्वायर गामा की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, और इक्वल टू में 1 है ही, रहने देते हैं। ये प्लस वन से एक प्लस वन मैं कैंसिल कर देता हूँ, इधर देखिए 1 और ये 1, ये 1 और ये 1, ये 2 रहा, इसको इधर ही रहने देता हूँ। ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा उधर जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये माइनस साइन स्क्वायर बीटा उधर जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर बीटा।
ये माइनस साइन स्क्वायर गामा उधर जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर गामा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2। यानी कॉस में जिसकी वैल्यू 1 दिख रही है, साइन में उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। आई बात समझ में? ठीक है, ये दो रिलेशन आप याद रखेंगे। इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक वेक्टर दे दूं, एक एग्जांपल भी मैं करा देता हूं, आइए क्या दो एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करिए, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। अगर वेक्टर ए इक्वल टू है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और हमें फाइंड करना है एक्स एक्सिस के साथ एंगल इस पूरे वेक्टर ए का, वाई एक्सिस के साथ एंगल इस पूरे वेक्टर ए का, जेड एक्सिस के साथ एंगल इस पूरे वेक्टर ए का। तो मैं कॉस अल्फा लूंगा, और कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स एक्सिस में उसका मैग्नीट्यूड जो कि है 2, और नीचे पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ पर -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 को रहने दीजिए ऊपर। अंडर रूट में कितनी वैल्यू आ रही है, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, कितना आ जाएगा, 4 and 10 14। ठीक है, यानी कि ये रहा आपका। अगर मुझे अल्फा यहाँ से निकालना है तो मैं कॉस इनवर्स रखूंगा 2/√14। ये आपका किसके साथ एंगल हो गया, एक्स एक्सिस के साथ। इसी तरह से आप कॉस बीटा इक्वल टू निकाल सकते हैं। तो वाई एक्सिस में उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे 3, और नीचे जो वेक्टर है का मैग्नीट्यूड आ रहा है, कितना आ रहा है, √14। इसी तरह से जेड एक्सिस के साथ निकाल सकते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड है -1, और जो अंडर रूट में उसकी वैल्यू कितनी है, 14। ठीक है, तो ये रहा आपका अल्फा बीटा गामा, जो कि एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। एक एग्जांपल के साथ भी हमने देख लिया। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन हमने देखा है कि किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा और कुछ मैं आपको ऐड करके बता दे रहा हूँ, कि जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से भी की जाएगी। किस तरीके से, कि अगर एक वेक्टर खींचा गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये आपकी, ये आपका कहा जाता है हेड, और ये आपका कहा जाता है टेल। ठीक, और इसकी जो लेंथ है, लेंथ जो है वो उसका मैग्नीट्यूड कहा जाता है। मान लीजिए अगर ये ए है, तो जो ए मैग्नीट्यूड है वो इसकी किसकी क्या डिनोट करेगा, लेंथ को। यानी कि जो इसकी लेंथ होगी, लेंथ, वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को डिनोट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को डिनोट करेगा। और टेल टू हेड क्या होती है, डायरेक्शन। टेल टू हेड क्या होती है, डायरेक्शन। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन रहा, जो कि पोलर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में हमने देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि एक एरो से डिनोट करते हैं वेक्टर को, जिसमें एक टेल होता है, एक हेड होता है। जो उसकी लेंथ होती है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड शो करता है। ठीक, वे पोलर फॉर्म में हमने उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को भी देख लिया। कार्टेशियन फॉर्म में हमने तीनों कंपोनेंट के बारे में बात कर लिया। अब आगे आते हैं वेक्टर के टाइप्स पर। ठीक है, तो वेक्टर के टाइप्स को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जनरली दो पार्ट में। पहले को कहते हैं हम लोग प्रॉपर वेक्टर, पहले को क्या कहते हैं, प्रॉपर वेक्टर कहा जाता है। पहली जो है वो है प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर का मतलब जो, जिसकी डायरेक्शन हम लोग तीर से दिखा सकते हैं कि हाँ ये इधर जा रही है। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, ठीक है ना। ऐसे ही और भी हम क्वांटिटी ले लें तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर वेक्टर। जैसे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को मैं दिखा सकता हूँ कि ये रहा, डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की। फोर्स की डायरेक्शन को दिखा सकता हूँ, ये रहा। किधर भी दिखा सकते हैं आप ये। इनको कहा जाता है प्रॉपर वेक्टर। क्या कहा जाता है, प्रॉपर वेक्टर कहा जाता है। लेकिन दूसरा जो टाइप है वो है एक्सियल वेक्टर। क्या है, एक्सियल वेक्टर। ठीक है, प्रॉपर वेक्टर को ही पोलर वेक्टर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रॉपर वेक्टर को ही क्या कहते हैं हम लोग, पोलर वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, अब एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं। जैसे मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो एक बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन करेगी उस डायरेक्शन में आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करिए। ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट को आप सर्कुलर मोशन कराइए, और जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज, उस डायरेक्शन में आप अपने फिंगर्स को कर्ल करिए। कर्ल करने पर थंब की डायरेक्शन जो आएगी, थंब की जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन देता है एक्सियल वेक्टर की।
वो डायरेक्शन को किसकी देता है? एक्सियल वेक्टर की। याद रखिएगा कि जो राइट हैंड थंब की फिंगर्स को कर्ल करने पर थंब जो जिस डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन किसकी है? एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं दिखा सकते हैं कि जो जिधर मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में नहीं, बल्कि उसके परपेंडिकुलर आ रहा है यहाँ पर। ठीक। तो जो एक्सियल वेक्टर होता है ये एक्ट करता है किसके अलोंग? एक्ट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशन के एक्सिस के अलोंग ये एक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, जितने भी एंगुलर वाली हैं वो तो आपकी एक्सियल वेक्टर ही है। अच्छा, टॉर्क, क्योंकि यहाँ पर भी रोटेशन होता है, ठीक ना, ईटीसी और भी है सब। ये रही आपके एक्सियल वेक्टर। ठीक। लेकिन वेक्टर को हम लोग आगे भी कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। वेक्टर को हम आगे और भी कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो है एक एक करके हम सबकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं नल वेक्टर। क्या कहते हैं? नल वेक्टर। ठीक, पहला जो वेक्टर है उसको क्या कहा जाता है? नल वेक्टर। नल नाम से ही लग रहा है कि जीरो। नल का मतलब जीरो, एम्प्टी, कुछ नहीं, ठीक ना। तो नल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो जीरो होता है। तो जीरो मैग्नीट्यूड, मैं शॉर्ट में पूरी डिफिनेशन नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में सारी चीज बता रहा हूँ, और उतना ही काफी है, उतना ही काफी, उतना ही सब कुछ है। जीरो मैग्नीट्यूड होगा, और जब जीरो मैग्नीट्यूड होगा तो उसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं होगा। जब डायरेक्शन डिफाइन नहीं होगा तो उसको कहा जाता है इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेंट। ठीक है, इनडिटरमिनेंट डायरेक्शन। कैसे आता है नल वेक्टर? वेक्टर ए में से सपोज करिए वेक्टर ए को माइनस कर देंगे तो जीरो आएगा। अब अगर बस मैं जीरो लिख रहा हूँ तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड शो कर रहा हूँ, और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन या एडिशन वेक्टर ही आता है। तो हमारी मजबूरी है कि हमें यहाँ पर वेक्टर साइन लगाना है, और जब मैं वेक्टर साइन लगाऊंगा तो इसी को पढ़ा जाता है जीरो वेक्टर भी। क्या पढ़ा जाता है? जीरो वेक्टर भी पढ़ा जाता है, और नल वेक्टर भी पढ़ा जाता है। ठीक है। दूसरा जो वेक्टर है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर आपको याद रखना पड़ेगा, हर जगह इसका यूज हो जाएगा आपका। ठीक। तो यूनिट वेक्टर नाम से लग रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो वन होगा, यानी यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है? वन के इक्वल है। और ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए बना होता है, स्पेसिफिक फॉर डायरेक्शन। ये डायरेक्शन ही अक्सर करके बस देता है, और इसका काम हम लोग डायरेक्शन में ही लेते हैं। इसका फार्मूला आप याद रखेंगे। यूनिट वेक्टर को एक कैप से डिनोट करते हैं। ऊपर जैसे भी एक कैप आ जाएगी समझ जाइए वो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड वन होगा, जहां पर भी कैप आपको दिखेगी। तो ए कैप इक्वल टू होता है, या कैप ए इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है। और आपको अभी हमने बताया कि जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का उसको केवल और केवल ए से डिनोट करते हैं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना भी हमने आपको सिखा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप है वह है आपका लाइक वेक्टर। इसी को कहा जाता है पैरेलल वेक्टर। इसी को कहा जाता है पैरेलल वेक्टर। ठीक है। क्या होता है लाइक वेक्टर या पैरेलल वेक्टर? डायरेक्शन सेम रहेगी, डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है डिफरेंट होगा। मैग्नीट्यूड जो है डिफरेंट होगा। ठीक है, डायरेक्शन सेम लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंस। जैसे देखिए यहाँ पर एक वेक्टर हमने खींचा और यहाँ पर उसके पैरेलल में ही दूसरा वेक्टर, तो इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन क्या है? सेम है। इनको कहा जाता है लाइक वेक्टर। क्या कहा जाता है? लाइक वेक्टर। चौथे की बात करते हैं अनलाइक वेक्टर, या इसी को कहा जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर नाम ध्यान दीजिएगा। अनलाइक वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर सेम चीज होगी। सेम चीज का मतलब कि इनकी डायरेक्शन इस बार होगी अपोजिट। डायरेक्शन जो होगी अपोजिट होगी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन होगा।
हाँ, डिफरेंट मैग्नीट्यूड अभी भी होगा, डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ठीक, यानी कि अगर एक वेक्टर मैं इधर की साइड बना रहा हूँ, दूसरा वेक्टर इधर की साइड बना दूंगा। ठीक, ये एंटी पैरेलल है, दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री, यानी डायरेक्शन अपोजिट है। अलग अलग मैग्नीट्यूड का, एक की लेंथ छोटी है और एक की लेंथ बड़ी है, तो अलग अलग क्या है इनका मैग्नीट्यूड भी है। ठीक, अगला टाइप पढ़ते हैं। अगला टाइप पढ़ते हैं जो कि है इक्वल वेक्टर। क्या है? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर क्या कहलाता है? जिसका डायरेक्शन तो सेम होगा ही, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, डायरेक्शन तो सेम होगा ही, सेम डायरेक्शन। वहां पर डिफरेंट मैग्नीट्यूड था, यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि इस बार डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम ही होगी। उसको क्या कहते हैं हम लोग? इक्वल वेक्टर कहते हैं। अगला टाइप देखिए, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, नाम से लग रहा है कि एक ही जगह से इनिशिएट हो रहे होंगे, एक ही जगह से क्या हो रहे होंगे, इनिशिएट हो रहे होंगे। देखिए ऐसे, मान लीजिए एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा। ठीक है ना? ये सारे के सारे एक ही जगह से क्या हो रहे हैं, इनिशिएट हो रहे हैं। एक ही जगह से क्या हो रहे हैं, इनिशिएट हो रहे हैं, यानी कि कॉमन इनिशियल पॉइंट है इनका, कॉमन इनिशियल पॉइंट है। तो जिनका भी कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा उसको कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। एक है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर यानी एक ही प्लेन में होखे, एक ही प्लेन में होखे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। ठीक, जो सेम प्लेन में लाई करते हैं, यानी लाइंग इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में जो होंगे उनको कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक ट्राइंगल शो कर रहा हूँ, ट्राइंगल बना रहा हूँ, ट्राइंगल की तीनों साइड को अगर मैं वेक्टर कहूँ तो वो तीनों एक ही प्लेन में होंगी। अगर मैं स्क्वायर बना रहा हूँ तो स्क्वायर के जो चारों साइड है उनको अगर मैं वेक्टर कहूँ तो चारों कहीं प्लेन में होंगे। रेक्टेंगल बना रहा हूँ, चारों कहीं प्लेन में होंगे। आई बात समझ में? लास्ट, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर नाम से ही लग रहा है कि एक ही लाइन में होंगे, एक ही लाइन में होंगे। तो या तो ये एक ही लाइन में हो सकते हैं या पैरेलल हो सकते हैं, एक ही लाइन में भी हो सकते हैं और पैरेलल भी हो सकते हैं। क्यों पैरेलल कहा जा रहा है? लीनियर से लाइन तो समझ में आ रही है, लेकिन पैरेलल क्यों कहा जा रहा है? तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एक वेक्टर को उसके पैरेलली शिफ्ट कर दिया जाए, ऊपर नीचे इधर उधर कहीं पर भी, इन ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पर भी अगर हम पैरेलली शिफ्ट कर दे रहे हैं तो उसमें फर्क नहीं पड़ता है, उस वेक्टर में चेंज नहीं होता है। इसलिए इसकी डिफिनेशन जो है थोड़ी सी अच्छी बनती है कि आइदर दे आर इन सेम लाइन और पैरेलल, और पैरेलल। तो ये रहे वेक्टर के सारे टाइप्स। इन पर बेसिक डिफिनेशन है, ये सारी समझिए बेसिक डिफिनेशन है, और इस पर डिफिनेशन से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना, और कुछ नहीं बनता है। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। तो हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसमें पहला जो लॉ है वो है ट्राइंगल लॉ। पहला जो लॉ है वो है ट्राइंगल लॉ, और भी लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है, पॉलीगॉन लॉ है, वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहला जो हम लॉ पढ़ने वाले हैं, जो कि आज यही हो ही पाएगा, ठीक है, प्रयास करेंगे अगर ये हो जाए तो आगे हम पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ लेते हैं। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि अगर हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ट्राइंगल, आइए बनाते हैं ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल बनाया जाए, ठीक, ये रहा ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के तीनों साइड जो हैं, इस ट्राइंगल के जो तीनों साइड्स हैं इनको हम वेक्टर से डिनोट कर दें। तो ये सपोज करिए एक वेक्टर है ए, ए बी, ये एक वेक्टर है बी सी, और फिर एक तीसरा वेक्टर जो कि मैं एक के टेल से दूसरे के हेड को मिलाया हूँ, ठीक है ना, एक की टेल को दूसरे की हेड से मिलाया हूँ। देखिए ध्यान से, हम वेक्टर को ऐड करते समय, ये रहा टेल, ये रहा टेल, ये रहा उसका हेड, दूसरे का ये रहा टेल, ये रहा हेड, यानी टेल हेड, टेल हेड, इस तरह से ये आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दो वेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी,
तो वेक्टर ए बी के टेल को वेक्टर बी सी के हेड से हमने मिलाया, वेक्टर ए बी के टेल को वेक्टर बी सी के हेड से मिलाया, ध्यान दीजिए। तो जो ये मिलाने वाली जो लाइन आ रही है, जो वेक्टर आ रहा है, ये आपका है रिजल्टेंट वेक्टर। किसका है? अगर मैं इसको कहूँ वेक्टर ए और इसको कहूँ वेक्टर बी, तो जो रिजल्टेंट है वेक्टर आर, वो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के, वो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। ठीक है, एक ऐसा ही ट्रायंगल दोबारा से बनाऊं। ठीक है, दोबारा से हम एक और ट्रायंगल बना ले रहे हैं। ठीक, ये एक ट्रायंगल है। सपोज करिए ये भी पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी। तो ये रहा वेक्टर ए बी, ये रहा वेक्टर बी सी, जिसको हम फिर से नाम दे रहे हैं, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। लेकिन इस बार जो मैं ए से सी की ओर मिलाया था वेक्टर को, देखिए इस तरह से मिलाया था, यहाँ पर देखिए ये इस तरह से मिलाया था मैं। इस बार मैं इसको मिलाऊंगा उल्टा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसको उल्टा डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन में मिला दिया इस तरह से कुछ, तो इस बार जो आर है वो आर न रह करके क्या हो जाएगा? माइनस आर। आप जानते हैं कि वेक्टर जब अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो नेगेटिव साइन लाता है। तो ये माइनस वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अच्छा, अगर सपोज करिए मैं यहाँ पर जो बी सी आपको दिखाई दे रहा है, ये बी सी, ये बी सी जो दिखाई दे रहा है, इसको मैं उल्टा कर दूँ, उल्टा करने को तो जस्ट इधर लेकर चला आया हूँ। ठीक है ना, इसको मैं अलग कलर से करा दे रहा हूँ। अगर सपोज करिए मैं यहाँ पर इस वेक्टर बी को मैं जस्ट ऐसे ही करूं, लेकिन थोड़ा उल्टा कर दे रहा हूं इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, अब मैं इसको इस तरह से मिला रहा हूं, इसको इस तरह से मिला रहा हूं। ठीक, एक मिनट, ये रहा, इसको मैं इस तरह से मिला रहा हूं। तो बताइए यहाँ पर जो ये आएगा, ये इसको हम क्या कहेंगे? सपोज करें मैं इसको आर डैश कर रहा हूँ, वेक्टर आर डैश, तो क्या होगी इसकी वैल्यू? ये जो बी ऊपर की तरफ है, ये नीचे है, तो माइनस वेक्टर बी होगा। मैं सेम लेंथ दोनों की मान रहा हूँ, ठीक है, दोनों की मैं सेम लेंथ, तो अगर ऊपर जितनी लेंथ है नीचे भी उतनी ही लेंथ है, तो वेक्टर आर डैश जो होगा ना, अगर ये ऊपर वेक्टर बी है तो नीचे माइनस वेक्टर बी हो जाएगा, यानी वेक्टर आर डैश इक्वल टू होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा। यानी कि जैसे ही एक की डायरेक्शन हमने अपोजिट की, तो उसका जो साइन है वो नेगेटिव आने लगा, उसका जो साइन है वो क्या आने लगा? नेगेटिव आने लगा। ठीक है, ट्राइंगल के बारे में मैं अभी और बहुत कुछ बताऊंगा, क्योंकि ट्राइंगल पर काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक, फिर से मैं एक ट्राइंगल बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए, एक ट्राइंगल मैं फिर से बना दिया, ठीक है ना। ये ट्राइंगल रहा, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस ट्राइंगल को मैं एक सीक्वेंस से लेकर जा रहा हूँ। पी क्यू को मैं पहले लिख रहा हूँ, जिसको मैं वेक्टर पी क्यू लिखूंगा। क्यू आर को फिर मैं लिख रहा हूँ वेक्टर क्यू आर लिखूंगा, और आर पी को फिर लिख रहा हूँ वेक्टर आर पी लिखूंगा। तो अगर मैं सीक्वेंस से किसी साइड को अगर लेकर चलूँ, वेक्टर पी क्यू, वेक्टर क्यू आर, वेक्टर आर पी, तो इन तीनों का जो नेट है वो कितना आने वाला है? जीरो। इन तीनों का नेट जो है वो कितना आने वाला है? जीरो। इसको हम किस तरह समझाएंगे? आइए समझाते हैं इसको और अच्छे से। ये है वेक्टर आपका पी क्यू, ये रहा वेक्टर आपका क्यू आर, और एक की टेल को दूसरे के हेड से हमने मिलाया या कुछ ही, यानी कि वेक्टर पी क्यू जो है और वेक्टर क्यू आर जो है, उनका सम जो होगा वो वेक्टर पी आर होगा। वेक्टर क्या होगा? पी आर होगा। अब ये वेक्टर पी आर जब इधर आएगा, इस साइड आएगा, तो वो हो जाएगा माइनस पी आर, और बचेगा इक्वल टू में जीरो। तो जो माइनस पी आर है, ये पी से आर की डायरेक्शन को शो कर रहा है, पी आर यानी पी से आर की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और आगे लगा है माइनस, यानी कि अगर मैं इसको प्लस करना चाहूँ, यानी कि पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर, और इसको मैं प्लस करना चाहूँ तो इसको मैं लिखूंगा आर पी, क्या लिखूंगा? आर पी इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ से एक और चीज़ समझ में आ रही है कि अगर ए बी है सपोज करिए वेक्टर, तो अगर उसको माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा बी ए वेक्टर। क्या हो जाएगा? बी ए वेक्टर, यानी उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यही बात समझ में, और समझते हैं इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर हमने आपको एक ट्रायंगल लिखकर दिखाया, अब हमें आपको क्वाड्रिलेटरल लेकर दिखाते हैं, जो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आइए इसका भी नामकरण कर लेते हैं कुछ। ये रहा ए, ये बी, ये सी, और ये रहा डी। अब यहाँ पर भी अगर मैं सीक्वेंस से चलूँ, यानी कि ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी, और वेक्टर डी ए,
लेकर चलूँ तो इन चारों का जो है सम जो है वो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है। अगर यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, एक ट्रायंगल को इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ ट्रायंगल में, ठीक ना। यहाँ पर ये रहा वेक्टर। तो अब देखिए, अब इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की, फिर इस ट्रायंगल की बात करूँगा। तो इस ट्रायंगल की जब बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए ए बी, वेक्टर ए बी इक्वल टू, सॉरी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए सी, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए ऐड करते समय एक और चीज़ नोटिस करिए, ऐड करते समय जब ए बी और बी सी को ऐड कर रहे हैं तो देखिए बी से बी कैंसिल आउट हो रहा है, बी से बी क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, और बच रहा है ए सी। आई बात समझ में। अच्छा, इसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर भी अगर मैं कहूँ तो वेक्टर ए बी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस वेक्टर बी ए, माइनस वेक्टर बी ए। अगर मैं बी सी इक्वल टू लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, माइनस वेक्टर सी बी। अगर मैं ए सी इक्वल टू लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ माइनस वेक्टर सी ए, ठीक है ना। ये चीज़ें लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर तो मैं इसको अभी इक्वेशन फर्स्ट कह रहा हूँ। ठीक, आइए इस ट्रायंगल में बात करते हैं, अभी इस ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूँ तो यहाँ से भी ये सीक्वेंस में वेक्टर गया, ये रहा इधर और ये रहा इधर, और इसको हमने इस तरह से मिलाया। यानी कि यहाँ पर अगर मैं सी डी वेक्टर की बात करूँ, फिर डी ए वेक्टर की बात करूँ, और दोबारा से ए सी वेक्टर की बात करूँ सीक्वेंस में, ये पूरा सीक्वेंस में ये रहा सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में, ठीक है। ये सीक्वेंस में इस तरह जाएगा। सीक्वेंस की बात करूँ तो अगर सीक्वेंस में चलेंगे तो इनका भी सम कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है। अच्छा, या सी डी प्लस डी ए, और ये प्लस ए सी उधर जा करके क्या हो जाएगा, सी ए। जो प्लस ए सी है उधर जाके क्या हो जाएगा, सी ए, क्योंकि माइनस ए सी होगा, और माइनस ए सी को क्या लिख सकते हैं, सी ए इक्वल टू, इसको हम इक्वेशन 2 कह दे रहे हैं सपोज करिए। इन दोनों को आप ऐड करिए, किसको किसको, 1 और 2 को आप ऐड करिए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, लेफ्ट हैंड साइड को हमने ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड को देखिए, यहाँ पर है ए सी और वहाँ पर है सी ए, और आप जानते हैं ए सी और सी ए का सम कितना हो जाएगा, 0। यानी यहाँ पर देखिए जो ये वाला आया था वही यहाँ पर भी सेम चीज़ आ रही है। अब इतनी सारी चीज़ें बताने का मकसद क्या है, ताकि आप समझ पाएँ कि हम तोड़ कैसे रहे हैं, किस तरह से सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक और चीज़ आपको बता देते हैं यहाँ पर, जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज करिए एक ट्रायंगल है, मैं फिर से ट्रायंगल बना देता हूँ। एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक ना, ए बी सी। आप जानते हैं कि किसी ट्रायंगल की किसी भी दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा, हमेशा ही। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ए बी प्लस बी सी तो बड़ा ही होगा ए सी से। अगर मैं कहूँ कि ए बी प्लस ए सी तो वो बड़ा ही होगा बी सी से। अगर मैं कहूँ बी सी प्लस ए सी तो वो बड़ा ही होगा किससे, ए बी से। यानी किसी भी दो साइड का जो सम है वो तीसरे से बड़ा है, और जब तीसरे से बड़ा है तभी इन तीनों साइड का जो सीक्वेंस में मैं ले रहा हूँ सम, यहाँ पर देखिए तीनों साइड का जो मैं सीक्वेंस में ले रहा हूँ सम, तो उनका सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं 3 वेक्टर दे दूँ और उसमें से किसी दो का सम तीसरे से छोटा आने लगे, तो वो वेक्टर तो बनाएगा नहीं, क्योंकि दो साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा आएगा। और अगर किसी दो साइड का सम छोटा आ रहा है तीसरे से, तो क्या वो ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। और जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो क्या उन तीनों का सम कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी दो साइड को ऐड करने पर तीसरे साइड से छोटी वैल्यू आ रही है तो ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेगा। ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेगा मतलब उनका सम 0 नहीं आ सकता। यानी कि किसी भी एंगल पर आप तीनों को अरेंज कर लीजिए, किसी तरह अरेंज कर लीजिए, उनका सम 0 नहीं आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी अगर मैं इसको आसान तरीके से अगर यहाँ पर लिख भी दूँ तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सपोज करिए कि इफ़ ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी से बड़ा हो जाए तीसरी साइड, यानी कि ये दोनों का सम छोटा हो जाए, और जब छोटा होगा तो ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। आज जब ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा तो इनका जो सम है वो कभी भी 0 नहीं आ सकता, इनका जो सम है वो कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो ये रहा आपका ट्रायंगल लॉ, ठीक ना। पैरेललोग्राम में हम फार्मूला भी देखेंगे कि कैसे उसका फार्मूला ड्राइव किया जाता है। तो अगला जो हमारा लॉ है वो है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक ना, वो है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक ना।
ये रहा आपका परलिलोग्राम लॉ। परलिलोग्राम लॉ आपके ट्रायंगल लॉ के जैसा ही है। इसमें भी हम एक वेक्टर लेते हैं, ये रहा है आपका एक वेक्टर, और एक वेक्टर और लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख रहा है कि यहाँ पर एक वेक्टर मैं बनाया हूँ, यहाँ पर एक वेक्टर, ये एक वेक्टर बनाया हूँ, और ये एक वेक्टर बनाया हूँ। अभी मैं तीर दिखाऊंगा, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा काम है हमें, ठीक। अब ये दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, वो आएगा इसके डायगोनल के बराबर। किसके बराबर आएगा? डायगोनल के। डायगोनल खींचने के लिए हम थोड़ा सा काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, जो कि हो नहीं रहा है। तो काम करते हैं, इसको फॉर्म करते हैं, किससे? ट्रायंगल फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ से ये एक और साइड हमने खींचा और इसको मिला दिया हमने यहाँ से। तो ये आपका हो गया परलिलोग्राम। क्या हो गया? परलिलोग्राम। नाम देते हैं कि अगर ये है ओ, ये है आपका ओ, ये रहा आपका ए, और ये रहा आपका बी। तो जो ये ओ ए है उसको मैं वेक्टर ए कह रहा हूँ, जो ओ बी है उसको मैं वेक्टर बी कह रहा हूँ। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ओ, ये वो आएगा कौन? ये लाइन, ये लाइन। यानी कि यहाँ पर जो वेक्टर आर है वो ये है, और वो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर। एक और चीज़ समझिए, जो ये ओ है ना, इसी को हम पैरेलली ऊपर की तरफ शिफ्ट किया हूँ। यानी कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो मैं दिखा रहा हूँ लाइन, ये इक्वल है किसके? वेक्टर ओ ए के। ये जो मैं लाइन दिखा रहा हूँ ये इक्वल है वेक्टर ओ बी के, यानी कि यही वेक्टर बी के। यानी सब समझिए कि अगर किसी वेक्टर को पैरेलली कहीं पर शिफ्ट किया जाए तो उसमें चेंज नहीं होता। ये बात हमने पीछे भी आपको बताई है, ठीक है। इनके बीच का एंगल मैं कहता हूँ थीटा, और जो रिजल्टेंट आ रहा है वो एंगल बना रहा है वेक्टर ए से फाइव, ठीक ना। तो अगर दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट का जो फार्मूला आएगा, रिजल्टेंट का जो फार्मूला आएगा, ठीक ना, वो क्या आने वाला है? एक मिनट। जो रिजल्टेंट का फार्मूला आएगा वो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, प्लस टू ए बी कॉस थीटा। जो डायरेक्शन आ रही है टेन फाइव, जो डायरेक्शन आ रही है फाइव, उसका जो फार्मूला है वो आएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इन सबको समझाते हैं कि कौन क्या है। यहाँ पर जो ए है, ए वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। जो बी है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। जो थीटा है, थीटा वो है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी कि ए और बी के बीच का एंगल जो है वो है थीटा। और ए जो है मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, बी जो है मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का। इतनी चीज याद रखेंगे। इसके केस को हम आज तो नहीं स्टडी कर पाएंगे, इसके केस को हम लोग आगे स्टडी करेंगे। इसके मैं कई सारे केस बताऊंगा कि जब इनके बीच का एंगल डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। अभी आज हम आपको इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दे रहे हैं, जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। पहली चीज़ तो ये कि जो यहाँ पर वेक्टर आर आ रहा है, यानी रिजल्टेंट आ रहा है, उस रिजल्टेंट की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ए माइनस बी होगी। मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी होगी, ठीक है। यानी कि ये इसके इक्वल भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, सॉरी इससे बड़ा भी हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है मिनिमम वैल्यू के, ठीक है। लेकिन छोटा होगा और बराबर भी हो सकता है किसके? इसके मैक्सिमम वैल्यू के। यानी कि जो आर है, जो आर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी हो सकती है। और इस आर की वैल्यू इन्हीं के बीच वेरी करेगी, इन्हीं के बीच क्या करेगी? वेरी करेगी। तो ये जो मैं लिखा हूँ ये है आपकी मिनिमम वैल्यू, और ये जो लिखा हूँ ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक ना। तो ये मिनिमम और वो आपका रहा मैक्सिमम, ठीक है। तो मिनिमम आ कब रहा है? जब थीटा 180 डिग्री होगा। मैक्सिमम आ कब रहा है? जब थीटा 0 डिग्री होगा। 180 डिग्री को ही कहा जाता है एंटी पैरेलल। क्या कहा जाता है? एंटी पैरेलल। यानी कि जब दोनों अपोजिट में होंगे, दोनों किस में होंगे? अपोजिट में होंगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन होगी, उसी को अपोजिट डायरेक्शन को ही कहा जाता है एंटी पैरेलल। और ये जो है इनको कहा जाता है पैरेलल, यानी कई डायरेक्शन में, यानी सेम डायरेक्शन में होगा। आई बात समझ में? पहला तो कॉन्सेप्ट ये रहा। आइए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं।
जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो थीटा है वो 180 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। थीटा कभी 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि थीटा कैन नॉट एग्जिस्ट एक्सीड टू 180, यानी 180 से एक्सीड बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक। तीसरा जो लॉ है वो है तीसरा जो रूल है या नोट है वो ये है कि एंगल को मेजर कैसे किया जाता है। तो जो एंगल है, एंगल को हम लोग मेजर करते हैं टेल टू टेल, टेल टू टेल या हेड टू हेड, हेड टू हेड देखेंगे एंगल को, या हेड टू सॉरी या तो टेल टू टेल देखेंगे या तो हेड टू हेड देखेंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ इसको मैं, सपोज करिए ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो यहाँ पर पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर की भी टेल मिल रही है, तो यहाँ पर ये थीटा होगा। अगर ये एक वेक्टर है, हेड है जहाँ पर, और यहाँ पर मैं ये एक वेक्टर बना दिया जिसका दोनों हेड है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो या तो आप हेड टू हेड में देखेंगे एंगल, या तो आप टेल टू टेल के बीच देखेंगे एंगल। ठीक है। अगर आप इसको कह रहे हैं कि ये एंगल होगा, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, एक का हेड दूसरे का टेल, और ये थीटा, तो ये एंगल का काम नहीं करेगा। एंगल का काम करेगा ये आई बात सुन में, ये क्यों काम करेगा, क्योंकि ये वाला जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर दिखाई दे रहा है ये वेक्टर, इसको मैं पैरेलली शिफ्ट करने जा रहा हूँ आगे, और जब पैरेलली शिफ्ट करूंगा आगे तो ये टेल रहा और ये इसका टेल रहा, दोनों के बीच का एंगल ये अब डिफाइन है। ठीक ना। तो ये एंगल का काम करेगा थीटा, ये नहीं काम करेगा एंगल के लिए। आई बात सुन में। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर ये पूछा जाएगा कि मिनिमम कितने हम कोप्लेनर वेक्टर लें जिसका रिजल्टेंट जीरो आ जाए, नॉन कोप्लेनर वेक्टर कितने लें जिसका रिजल्टेंट जीरो आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट समझिए कि, ठीक ना। तो मिनिमम नंबर हमें बताने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर, वो भी कैसे, कोप्लेनर वाले, कोप्लेनर वाले जिनका सम जो है कैन बी जीरो, कैन बी जीरो, ठीक ना, कैन बी जीरो, मस्ट बी जीरो नहीं, कैन बी जीरो, ठीक ना। हर एक कंडीशन में जीरो नहीं आएगा, लेकिन हाँ जीरो आ सकता है किसी एक कंडीशन में। तो मिनिमम नंबर ऑफ हमें बताने हैं कोप्लेनर वेक्टर जिनका सम जो है जीरो हो सकता है। तो पहली कंडीशन है दो और दूसरी कंडीशन है तीन, यानी कि दो वेक्टर का भी सम जीरो आ सकता है, तीन वेक्टर का भी सम जीरो आ सकता है। अब कब दो वेक्टर का सम जीरो आएगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड जो है क्या होगा, इक्वल होगा, और डायरेक्शन जो है अपोजिट होगी, डायरेक्शन जो है अपोजिट होगी। जैसे देखिए इधर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो हमें कितने वेक्टर चाहिए, तीन वेक्टर चाहिए। और इसको एक्सप्लेन मैं पीछे ही कर चुका हूँ। एक ट्राइंगल हम लोग बनाए थे जिसमें ए बी सी था, तो इन तीनों का सम कितना आ रहा था, इन तीनों का सम कितना आ रहा था, जीरो आ रहा था। और इनके मैग्नीट्यूड इक्वल थे क्या, नहीं, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं थे। आई बात समझ में। लेकिन अगला जो केस है ये तो कोप्लेनर के लिए है, अगला जो केस है वो नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर। अगर नॉन कोप्लेनर रहेगा तो वहाँ पर हमें तीन नहीं बल्कि चार वेक्टर चाहिए। कितने वेक्टर चाहिए, चार वेक्टर चाहिए। क्यों चार वेक्टर चाहिए, कि जब तीन देखिए चार वेक्टर में क्या है ना कि तीन एक प्लेन में हो सकते हैं और चौथा दूसरे प्लेन में होगा, यानी कि चारों में से कम एक तो दूसरी प्लेन में होगा 100%, चारों में से कम एक तो दूसरी प्लेन में होगा। तो उसको उसको कैंसिल आउट करने के लिए, जो दूसरी प्लेन में उसको कैंसिल आउट करने के लिए हमें एक वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो तीन से काम नहीं बनेगा, हमें एक एक्स्ट्रा वेक्टर चाहिए जो इसकी वैल्यू को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। यानी कि नॉन कोप्लेनर में हमें चार वेक्टर चाहिए, तब जा करके उनका रिजल्टेंट क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो इसके आगे जो हम थ्योरी है वो कल पढ़ेंगे, लेकिन अब करने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन। क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। कुछ इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके, अलग अलग जगह से हमने उठाए हैं क्वेश्चंस को। आइए करते हैं एक एक क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से ट्रू वेक्टर क्वांटिटी कौन है। समझिए बात को, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है लेकिन मैग्नीट्यूड भी, दोनों होता है।
लेकिन फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना, वेक्टर लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये जो प्रेशर है, प्रेशर प्रेशर आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। लीनियर मोमेंटम, टाइम तो आपकी स्केलर, ये बच गया लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक, आगे। अ वेक्टर इज नॉट चेंज इफ, एक वेक्टर कब चेंज नहीं होता है? कब चेंज नहीं होता? जेई मेंस का ये क्वेश्चन है। जब उसको उसके पैरेलली शिफ्ट कर दिया जाए, उसको पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट किया जाएगा तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी ऑप्शन नंबर 3। इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप और प्लस सी के कैप है, यहाँ पर कैप रहेगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू हमें बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है? सी की। तो पहली बात की है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का फार्मूला जो होता है वो होता है ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और जब ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अंडर रूट 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के इक्वल आना चाहिए। रूट जो इधर उसको उधर लेकर जाइए तो 1 का स्क्वायर होगा, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। 0.5 का जो स्क्वायर है वो 0.25 होगा, 0.8 का जो स्क्वायर है 0.64 होगा, और सी स्क्वायर को रहने दीजिए, सी स्क्वायर को रहने दीजिए, 1 है ही इधर, और इन दोनों को ऐड करके उधर ले जाइए तो 549628 डेसिमल। तो यहाँ से जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आ रही है? 0.11। ये है किसकी वैल्यू? सी स्क्वायर की। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 0.11, जो कि ऑप्शन है आपका 1। ठीक, आगे बढ़िए। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप है, एंड द जेड एक्सिस। अब किसी एक वेक्टर का किसी एक्सिस से अगर हमें एंगल निकालना है तो उसका फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। जेड एक्सिस के साथ अगर हमें एंगल निकालना है, जेड एक्सिस के साथ, तो हमने क्या बताया था कि कॉस गामा लेंगे, जेड एक्सिस में उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो जेड एक्सिस में उसका मैग्नीट्यूड है 5, जो कि दिख रहा है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, जो कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 50, है ना। और अंडर रूट 50 को अगर मैं और सॉल्व करूँ तो ये आएगा 5√2, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बचने वाला है? 1/√2। क्या बचने वाला है? 1/√2। तो 1/√2 कॉस के फॉर्म में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 45 डिग्री की। कितने डिग्री की होती है? 45 डिग्री की। ठीक, तो आंसर क्या होगा? 45 डिग्री। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये कॉस इनवर्स 1 है, ये कॉस इनवर्स 1 है, 1/√2 है। क्या ये आंसर होगा? बिल्कुल। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, यानी 45 डिग्री भी हो सकता है और कॉस इनवर्स 1/√2 भी हो सकता है, क्योंकि इस कॉस को उधर भेजेंगे तो कॉस इनवर्स ही होगा, ठीक है, 1/√2। आइए बस सुनना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A force of 5 Newton acts on a particle along a direction making an angle of 60 degree with vertical, its vertical component is, ठीक है। एक वेक्टर है जो कि 5 न्यूटन का, एक वेक्टर है जो कि 5 न्यूटन का, और ये वर्टिकल के साथ जो है एंगल बना रहा है, वर्टिकल के साथ जो है एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का बना रहा है? 60 डिग्री का, ठीक है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमें बताना है, और ये है 5 न्यूटन। तो वर्टिकल कंपोनेंट समझिए, थीटा से सटा हुआ जो कंपोनेंट होता है, एंगल से सटा हुआ जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा कॉस के फॉर्म में आता है। किसके फॉर्म में? कॉस के। तो ये 5 न्यूटन और ये थीटा से सटा हुआ कंपोनेंट है, तो ये आएगा 5 cos 60। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, जो कि आएगा 2.5, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर हुज वेक्टर सम कैन बी 0। अनइक्वल यानी मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, कोप्लेनर है तो कितने वेक्टर चाहिए? 3। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल ऑफ, पोजीशन वेक्टर दिया है और पूछा है इसका एक्सेलरेशन, तो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन करने पर क्या हमें मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। तो आइए डिफरेंशिएशन करिए इसका। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, dr/dt करेंगे तो क्या आने वाला है? 3 × 2 = 6, टी देखिए टी स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा आई कैप, और 4t का करेंगे तो केवल 4 बचेगा, जे कैप, और ये 7 के कैप कांस्टेंट रहा तो वो हो जाएगा 0। एक बार और इसका करिए तो आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो 6t का करने पर क्या आएगा? 6 आई कैप,
4j तो कांस्टेंट हो गया जो कि हो गया 0, तो बस बच रहा है 6 आई कैप। मैग्नीट्यूड की बात करें तो आपका केवल हो जाएगा 6, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फोर्सेस कैन नेवर गिव अ जीरो रिजल्टेंट, ठीक है। तो अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जिन दो का सम जो है छोटा आ जाए, किससे छोटा आ जाए, तीसरी साइड से, वो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, बड़ा आना चाहिए। देखिए 10 + 10 किसी दो को ऐड करिए, अधिक आ रहा है, हो जाएगा। 20 + 10 30 आ रहा है, तो 30 - 30 अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब भी जीरो हो जाएगा। डी वाला देखिए 20 + 20 40 आ रहा है, बड़ा हो रहा है, हो जाएगा। लेकिन ये देखिए 20 + 10 जो कि 30 है, 20 + 10 जो कि 30 है, दो यानी दो साइड का सम जो है तीसरे से छोटा आ रहा है, तो इसका जो है रिजल्टेंट है वो कभी जीरो नहीं आएगा। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि इन दोनों के रिजल्टेंट का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। दोनों का रिजल्टेंट यानी दो वेक्टर को अगर हम ऐड करें, सपोज करिए वेक्टर सी आ रहा है, तो आई कैप वाले के साथ ऐड होगा 4 8 12 आई कैप, जे कैप वाले के साथ यानी -3 जे कैप प्लस 8 जे कैप जो कि आएगा +5 जे कैप, ठीक है ना। और इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे यानी सी कैप की वैल्यू निकालेंगे, तो वेक्टर को ऊपर रखेंगे यानी 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और नीचे इसका क्या रखेंगे मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर देख लीजिएगा 13 आएगा, 13 आएगा, क्या आएगा 13। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ओ वेक्टर ए makes angle alpha beta gamma with x y z axis respectively, then sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma, ये कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अलाइंड हेड टू टेल, हेड टू टेल यानी कि हेड टू टेल ये अलाइंड है, ठीक है। द वेक्टर कनेक्टिंग द टेल्स ऑफ वेक्टर ए टू द हेड ऑफ वेक्टर बी, यानी एक है देखिए ये हेड और दूसरा टेल से कनेक्टेड है कुछ इस तरह से। तो बोल रहा है कि एक के टेल को यानी ए के टेल को बी के हेड से मिलाओ, तो ए का टेल बी के हेड से मिलाओ, तो ये जो वेक्टर आर आ रहा था ये क्या आ रहा था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये रहा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ थ्री वेक्टर सेटिस्फाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, तो ज्योमेट्री क्या फॉर्म करेगी, एक क्लोज ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ईच अदर, तो ठीक है रिजल्टेंट हमें निकालना है, फार्मूला हम लोग पढ़े ही हैं, √a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रखते हैं, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, और कॉस कितना आएगा 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, जिसकी वजह से बचेगा बस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 16 + 9 होता है 25, और √25 की वैल्यू कितनी होती है 5, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड p हैव अ रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड p, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा फार्मूले पे 120 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एनी अदर डायरेक्शन, एक वेक्टर का किसी भी अदर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, नन ऑफ द अबव। तो देखिए कंपोनेंट है, कंपोनेंट नाम से लग रहा है कंपोनेंट अगर है तो कंपोनेंट हमेशा ही स्मॉलर होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।